बैठिए आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए बैठिए बोलिए। आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव जी, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं। सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया। लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। आप कैसे बैठ के यहाँ फैसला कर सकते हैं? सरकार की विदेश नीति विफल रही, वो अपने घर में भी विफल रही। देश मंदी में है और ये ना समझा जाए कि मैं सिर्फ 73 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदन में खड़ा हूँ। कांग्रेस के पास जितनी वोटिंग स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा मेरे पास है। चुनाव में कांग्रेस को 45% वोट मिले, जबकि विपक्ष को 54% से अधिक वोट मिले। कम्युनिस्ट भी हमारे साथ है, उन्हें भी इस सरकार में भरोसा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग कुर्सी छोड़े। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। अभी जो आपने बयान सुना, ये बयान ना तो मेरा है और ना ही किसी कांग्रेस नेता का। ये बयान बल्कि आज से 60 साल पहले का है। ये बयान था जेबी कृपलानी का, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सांसद थे। 1962 के युद्ध के बाद कृपलानी जी ने नेहरू सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। इसके एक साल पहले आम चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को चुनाव में 361 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से कहीं आगे थी। कृपलानी जी जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव ही गिरेगा, नेहरू सरकार नहीं। लेकिन तब भी आचार्य कृपलानी जी लोकसभा में ये प्रस्ताव ला कर रहे। आप सोच रहे होंगे कि 60 साल पहले का अविश्वास प्रस्ताव का आज से क्या लेना देना। दरअसल पिछले महीने की 26 जुलाई को कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही किया। विपक्षी गठबंधन की तरफ से सदन के नियम 198 के तहत कुछ ऐसा ही कहकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तब जेबी कृपलानी जानते थे कि इससे नेहरू सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आज कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भी जानते हैं कि मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। 1 अगस्त को लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला भी लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। यानी अगले 2-3 दिन खूब राजनीतिक घमासान होगा। संसद में मेजें थपथपाई जाएगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से खूब भाषणबाजी, बयानबाजी होगी, न्यूज रूम से सीधे प्रसारण होंगे। सवाल होंगे, क्या गिर जाएगी मोदी सरकार या क्या विपक्ष मुंह की खाएगा। संसद में दहाड़ होगी, नेता शेर चीते हाथी भालू बताए जाएंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, तो कयास लगाए जाने लगे हैं कि राहुल भी संसद में पहुंचेगा। लेकिन ऐसे में सवाल है कि जब विपक्ष को ये पता है कि सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया ही क्यों गया। इससे पहले जुलाई 2018 में भी मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ यानी सरकार के पक्ष में 325 सांसदों ने वोट दिया था। यानी तब विपक्ष को 126 सांसदों का सहारा मिला और सरकार को 325 सांसदों का। अब अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत मोटा मोटी एक ऐसी व्यवस्था समझिए जिसके रास्ते सरकारें सदन में ही साबित करती है कि उनके पास सत्ता में बने रहने लायक सांसद या विधायक है। सत्ता में बने रहने लायक माने तो 50% से ज़्यादा। ये साबित करने के लिए विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई होती है। ये दोनों एक ही चीज़ों के दो नाम हैं, बस एक फर्क है, विश्वास मत सरकार खुद लाती है, अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी पार्टियां लाती है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक सीधा मकसद होता है कि सरकार को सदन में अकेला साबित करना और हो सके तो उसे गिरा देना। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चुनाव से पहले की सभी राजनीतिक दलों की एक परीक्षा मान लीजिए। इससे ये साफ हो जाएगा कौन किसके पाले में है। जैसा आपने महाभारत के युद्ध से पहले देखा होगा कि किस तरह कौरव और पांडव भारतवर्ष समेत सभी राजाओं को अपने अपने पाले में कर रहे थे। यहाँ तक कि पांडवों के सगे मामा राजा शल्य भी कौरवों के खेमे में चले गए थे। यानी युद्ध से पहले अपनी अपनी ताकत का दिखावा। इसी तरह से अविश्वास प्रस्ताव को समझ लीजिए। चूंकि अगले साल चुनाव है, कांग्रेस ने 26 दलों को जोड़कर नया गठबंधन, नया कुनबा बनाया है, तो वो भी सहयोगी दलों यानी अपने कुनबे की परीक्षा ले रही है, ताकि ये साफ हो जाए
कि ये सच में साथ है या भागने वाले हैं। दूसरा, पार्टी के भीतर जो सांसद थोड़ा बहुत नाराज भी रहता है वो भी मोरल प्रेशर के चलते इस वक्त साथ खड़ा हो जाता है। इससे होता क्या है? दरअसल इसके पीछे विपक्ष की कोशिश रहती है कि किसी तरह अविश्वास प्रस्ताव लाकर सदन को चर्चा के लिए राजी कर लेना। अविश्वास प्रस्ताव पर अमूमन 2-3 दिन चर्चा होती है तो विपक्ष को सरकार की लानत मलानत के लिए लाइव टीवी पर 24 घंटे 48 घंटे मिल जाते हैं। विपक्ष इसके जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा देता है। मतलब विश्वास मत लाने के पीछे हमेशा सरकार चलाने के दावे के अलावा एक छुपा हुआ एजेंडा भी होता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष का भी एजेंडा होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि सरकार के अंदर सांसदों की नाराजगी रहती है या वो अपने फायदे के लिए पाला बदल लेते हैं तो भी इसमें सरकार हार जाती है। विश्वास मत हार जाने या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार के पास कोई चारा नहीं बचता। ये मान लिया जाता है कि सरकार सदन का भरोसा खो चुकी है, उसके प्रधानमंत्री समेत पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार धड़ाम हो जाती है। हाँ, इसमें जिस प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव हारने का डर हो बस एक काम कर सकता है, वो चाहे तो इस्तीफा देने से पहले सदन भंग करने की मांग कर सकता है। ऐसे में दोबारा चुनाव होते हैं लेकिन ये मांग वो पद पर रहते हुए ही कर सकता है, माने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही। 19 अप्रैल 1999 को यही हुआ था। उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा लाए गए विश्वास मत पर सदन में वोटिंग हुई थी। जयललिता की अन्नाद्रमुक पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था और मायावती की बसपा ने कह दिया था कि वो विश्वास मत में वोट नहीं डालेगी। तो वोटिंग का नतीजा रहा बीजेपी वाला एनडीए 269 और विपक्ष 270। ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक कम रह गया था वाजपेयी जी के पास। दरअसल कम नहीं था, ये एक वोट था गिरधर गमांग का। लेकिन एनडीए एक और वोट से वंचित रह गई थी। ये वोट था स्पीकर बालयोगी जी का। बालयोगी जी टीडीपी से थे जो एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन वो अपनी पार्टी का गठबंधन बचाने के लिए वोट नहीं डाल सकते थे क्योंकि स्पीकर की कुर्सी पर बैठे थे। स्पीकर भी एक सांसद ही होता है, उसका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से होता है, लेकिन वो पार्टी लाइन से परे माने जाते हैं। वो अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते, तब भी जब उनके मत के बिना उनकी सरकार गिर रही हो। खैर, देश की आज़ादी के बाद से ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव होगा। फिलहाल भाजपा नीत एनडीए से सामना करने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार के खिलाफ पूरा हमलावर है। बैठिए बैठिए ना बाबा, आप बैठिए, आप बैठिए। जाइएगा, विदाई होगा आपका। बैठिए। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए बैठिए, बोलिए, आप बोलिए ना। बहरहाल अब तक आए 27 अविश्वास प्रस्ताव में कब क्या हुआ ये भी जान लीजिए। इनमें से कितने प्रस्ताव सफल हुए और प्रस्ताव में मतों का आंकड़ा क्या रहा, आइए जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास। संसद के गठन के बाद अब तक लोकसभा में कुल 27 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। विडंबना ये देखिए कि ये 2/3 यानी 27 में से 18 बार ऐसे प्रस्ताव 1960 और 80 के दशक के बीच आए। भारतीय संसद के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने रखा था, जैसे हमने वीडियो के आरंभ में बताया था। इसके बाद 2 साल से भी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी ऐसे 3 प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सबसे ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 15 वर्षों तक प्रधानमंत्री रही इंदिरा ने आज तक आए सभी अविश्वास प्रस्तावों में से आधे से अधिक का सामना किया, यानी 27 प्रस्ताव में से 15 प्रस्ताव उनके प्रधानमंत्री रहते हुए लाए गए थे, यानी मानकर चलिए हर साल एक प्रस्ताव का इंदिरा को सामना करना पड़ता था। इसके बाद दिसंबर 1987 में राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भी सी माधव रेड्डी एक प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। फिर जुलाई 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ बीजेपी नेता जसवंत सिंह भी प्रस्ताव लेकर आए थे। अगर इतिहास पर नजर डालें तो सिर्फ वाई.बी. चौहान द्वारा 1979 में प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी। मोरारजी देसाई के शासनकाल में उनकी सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। पहले प्रस्ताव के दौरान घटक दलों में आपसी मतभेद होने की वजह से प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था, लेकिन दूसरी बार जैसे ही देसाई जी को हार का अंदाजा हुआ, उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ये एकमात्र मौका था जब मतदान नहीं हुआ था।
5 साल तक अल्पमत सरकार चलाने वाले पीवी नरसिम्हा राव को भी ऐसे 3 प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण वीपी सिंह की सरकार 1990, एचडी देवगौड़ा की सरकार 1997 और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1999 में गिरी थी। नवंबर 1990 में वीपी सिंह के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था। हाँ, मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें 10 साल तक पद पर रहने के बावजूद किसी प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। यानी इतिहास में ज़्यादातर अविश्वास प्रस्ताव फैले हुए। 1979 मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ दोनों सरकारें गिर गई थी। वाजपेयी के खिलाफ 2003 में भी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जो बेनतीजा रही। खैर, चलते चलते अटल जी का वो भाषण सुन लीजिए जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद कहा था। उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया है, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नाते हम मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नाते हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? अपने 40 मिनट से ज़्यादा चले भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी ने दलों को एक संदेश भी दिया था कि दौर बदल रहा है, सचेत रहने की ज़रूरत है कि कहीं राजनीतिक होड़ में हम एक दूसरे के देश प्रेम पर दबाव न डालें, उस पर सवाल न उठाए। अब 28वां प्रस्ताव आने वाला है। संसद में नेता तो न्यूज रूम में एंकर, डिबेट में प्रवक्ता खूब मुर्गे की तरह लड़ते दिखाई देंगे। जैसे अगर ये ना हो तो देश का क्या होगा।